अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी का सीडीपी पोर्शन जो हमारा है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि स्कोरिंग रहेगा। और मैं तो ये कहूँगी कि ये क्वालिफाइंग ही है, मतलब ये मान के चलिए कि इससे ये है कि आपका सिलेक्शन भी डिसाइड कर सकता है, क्योंकि लगभग 25 to 30 मार्क्स का आने वाला है इसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इसको अच्छे से रेडी कर लेना, क्योंकि सब्जेक्ट 50 मार्क्स का हो और 30 मार्क्स का रहेगा, बाकी 10 मार्क्स का जीके और जो हमारा रीजनिंग है वो रहेगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंपोर्टेंट जो टॉपिक हैं वो मैं करवाऊंगी, जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं उसको करवा रही हूँ। तो यूनिट 5 में हमारा एक टॉपिक है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगी, ये वीडियो देखने के बाद अदर आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं रहेगी और कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। मैंने अलग अलग बुक्स से अलग अलग सोर्स से ये इकट्ठा किया है मटेरियल, और ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी, चाहे वो नेट वाला बच्चा हो, एलटी हो, लेक्चरर हो, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। पूरा मैंने डिटेल में समझा है, एक एक चीज बताई है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हैं, नोट्स भी बनाते हैं, आपको अच्छी भी लगती है, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते और बताते भी नहीं है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हिंदी में इसे कहते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। साइड में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए इसका सिंबल भी मैंने शो किया हुआ है। ठीक है, साइड पे लेफ्ट साइड पे मैंने सिंबल भी शो किया हुआ है, ज्ञान विज्ञान विमुक्त लिखा हुआ है। इसमें एक चक्र बना है जिसके सामने उसके नीचे क्या रखी हुई है, किताबें। ये लोगो भी कभी कभी पूछ लिया जाता है बच्चों, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो दिल्ली है, इसके हेडक्वार्टर, इसकी मैंने फोटो ली हुई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना कब हुई थी, स्टेब्लिश्ड ये कब हुआ था। देखिए वीडियो हमारी बाइलिंगुअल रहेगी, इससे क्या रहेगा, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल रहेगी। सारी वीडियो जो भी आएंगी वो बाइलिंगुअल ही रहेगी, तो सभी की हेल्प रहेगी। ठीक है, स्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो ये 28 दिसंबर 1953 को स्टेब्लिश हुआ था। और उस समय जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। ठीक है, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का हेडक्वार्टर, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। यूजीसी वॉज गिवन ऑटोनॉमी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1956। 1956 में यूजीसी को भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता दी गई। अब ये कह रहा है 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे ऑटोनॉमी दी। ये ऑटोनॉमी क्या चीज है, स्वायत्तता क्या चीज है, इसको मैं आगे बताऊंगी जब हम यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि 1956 में इसको ऑटोनॉमस बना दिया गया। इसके बाद अगर बात करें मोटो की, कि इसका आदर्श वाक्य क्या है, इसका आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, देखिए यहाँ पर इसकी बिल्डिंग में भी बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है, देखिए ऊपर ज्ञान विज्ञान विमुक्त, जिसमें एक चक्र बना हुआ है और साथ में नीचे क्या रखी हुई है, किताबें रखी हुई है। ये चीजें लोगो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें चेयरमैन की, तो जब ये यूजीसी की स्थापना की गई थी, जब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो उस समय फर्स्ट चेयरमैन थे प्रोफेसर शांति स्वरूप भटनागर, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ठीक है, ये केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। और इसके अलावा अगर हम बात करें इस समय करंट में, ठीक है, करंट में मतलब 2024 की बात करें तो 24 में अभी हमारे जो यूजीसी के प्रेजेंट चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं प्रोफेसर ममी डाला जगदीश कुमार जी। इसी प्रकार अगर वाइस चेयरमैन की बात करें तो वाइस चेयरमैन है प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव जी। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो ये दोनों आपको पता है प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, टॉप कॉलेजेस के प्रोफेसर्स ये होते हैं। और फर्स्ट चेयरमैन के बारे में आपको बता ही दिया है कि ये कौन थे, शांति स्वरूप भटनागर जी, सभी ने नाम सुना होगा इनका, केमिस्ट्री प्रोफेसर थे। ठीक है, और अगर बात करें तो ये CSIR के डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं, सबसे पहले डायरेक्टर जनरल भी रहे हैं। CSIR सुना है ना, CSIR साइंस वाले बच्चों ने तो सुना ही होगा, CSIR नेट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अगर पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि मूल संगठन किसने बनाया है, ये किसके द्वारा ये बना गया है, तो ये जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके पेरेंट कौन है, ये समझिए कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों के सहयोग से यूजीसी की स्थापना की गई है। ठीक है,
मतलब मूल संगठन इनका ये है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो भी काफी इंपोर्टेंट है कि इसका मतलब क्या जिम्मेदारी, क्यों यूजीसी बना है, तो वो है ये क्या होता है, यूजीसी इज अ स्टेटुअरी बॉडी is charged with coordination, determination and maintenance of standards of higher education in India। स्टेचुअरी बॉडी जो होती है वो क्या होता है, एक संविधान, मतलब ये सोचो एक कानूनी बॉडी है, ठीक है, एक कानून पर आधारित है, ठीक है। तो एक वैधानिक निकाय, स्टेचुअरी बॉडी को कहते हैं वैधानिक निकाय, जो मतलब कानूनों पर आधारित होता है, उसे बोलते हैं स्टेचुअरी बॉडी या वैधानिक निकाय। और भारत में जो उच्च शिक्षा के मानक हैं, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए जो भी मानक है, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है, क्या क्या नीतियां होंगी डिटरमाइन उसको करते हैं, निर्धारण करता है, और उसको कैसे मेंटेन करना है उसकी जिम्मेदारी भी क्या होता है, यूजीसी पर रहती है। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि यूजीसी का स्ट्रक्चर क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की संरचना क्या है। तो संरचना की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मेंबर्स की हम बात करते हैं, तो इसमें टोटल 3 टाइप के मेंबर होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको मैं ऐसे शो कर देती हूँ। पहला होता है प्रेसिडेंट, जिसे हम कहते हैं अध्यक्ष, जिसके टोटल एक पोस्ट होगी। प्रेसिडेंट कहें या चेयरमैन कहें, एक ही चीज है, हम उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चेयरमैन कहें वही चीज है, एक पोस्ट होती है, और ये जो पोस्ट होती है 5 साल तक इसमें चेयरमैनशिप पे रहता है, जो भी होंगे वो 5 साल के लिए होते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। इसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन की बात करें, इसकी भी एक पोस्ट होती है, और इसमें भी क्या होता है, इनका कार्यकाल जो होता है, ठीक है, टेन्योर जो होता है वो 3 इयर्स का होता है। इसी प्रकार अगर मेंबर की बात करें, इसके अलावा इसमें मेंबर भी होते हैं बच्चों। अब वो मेंबर जो होते हैं वो टोटल 10 पोस्ट होती हैं, मतलब 10 मेंबर होती हैं, 10 पोस्ट का मतलब 10 मेंबर होते हैं, और उनका जो टेन्योर होता है, उनका जो टाइम पीरियड होता है, ठीक है, कार्यकाल वो होता है 3 साल का। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, जो इसके मेंबर होते हैं वो केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट से नहीं होते, वो कृषि से भी होंगे, वो पशुपालन से भी होंगे, वो लॉ से भी होंगे, हर डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट होते हैं, जो एजुकेशन की नॉलेज, अपने फील्ड की अच्छी नॉलेज रखते हैं, मतलब एक्सपर्ट कहते हैं ना, विशेषज्ञ, उनको लिया जाता है, ठीक है, इसमें। और इसी प्रकार जो हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी स्पेशलिस्ट होते हैं, ऑफिसर रैंक होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि टोटल कैसा इसका स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं रीजनल सेंटर की। तो मैंने आपको बता दिया था बच्चों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली, मतलब इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के अलावा इसके कुछ रीजनल सेंटर बनाए गए। शुरुआत में जब बना, उन्होंने कहा भाई नई दिल्ली में ये हमारा केंद्र हो जाएगा, सेंटर का हो जाएगा, यहीं से इसको मॉनिटरिंग करेंगे। बाद में आवश्यकता हुई कि अलग अलग रीजन के लिए, जैसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, ठीक है, अलग अलग रीजन के लिए, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, ऐसे करके रीजन में बांटा गया। उस रीजन के हिसाब से कुछ सेंटर बनाए गए। तो हमारे टोटल 6 सेंटर है बच्चों, 6 सेंटर होंगे और एक हमारा हेडक्वार्टर है, तो टोटल हो गए 7, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज मत होना, 6 हमारे रीजनल सेंटर है और एक हमारा क्या है, मेन हेडक्वार्टर होगा। कभी कभी क्या होता है, इस मेन हेडक्वार्टर को भी एक रीजन में, एक रीजनल सेंटर में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन ये मेन रहेगा, ठीक है। तो इसको कैसे याद करना है मैं आपको बता रही हूं। तो रीजनल सेंटर को याद करने की ट्रिक है, HP को भोपाल भेजा गया, ठीक है, H हो जाएगा हैदराबाद, P हो जाएगा पुणे, को हो जाएगा कोलकाता, भोपाल के लिए यही आ जाएगा भोपाल, और जो दूसरा आ रहा है B भेजा, ये हो जाएगा बेंगलोर, और गया से हो जाएगा गुवाहाटी, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी सेंटर पूछ लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इनमें से कौन सा रीजनल सेंटर नहीं है यूजीसी का, तो आप फिर कंफ्यूज होंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके कुछ रीजनल ऑफिस अलग अलग रीजन के बताए गए हैं। देखिए, इसने दिल्ली को भी एक मान लिया गया है, ठीक है। देखिए, साउदर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस SERO का है हैदराबाद, इसमें एरिया लिखिए कौन कौन से स्टेट को ये कवर करेगा। इसी प्रकार वेस्टर्न रीजनल ऑफिस WRO किसे किसे कवर करेगा, किन स्टेट्स को, किन यूनियन टेरिटरीज को ये, ठीक है, किन राज्य को और किन केंद्र शासित प्रदेशों को ये कवर करेगा, ये शो किया। ऐसे सेंट्रल रीजनल ऑफिस CRO, इसी प्रकार नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजनल ऑफिस NERO, ईस्टर्न रीजनल ऑफिस ERO, साउदर्न वेस्टर्न रीजनल ऑफिस SWRO और नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो NRCB, ठीक है। तो ये दिखाया गया है। उत्तराखंड किसमें कवर हो रहा है देख लीजिए, इसको आप केवल उत्तराखंड का देखिए, नॉर्दर्न रीजनल कॉलेज ब्यूरो NRCB को कवर करता है, NRCB कवर करता है उत्तराखंड को, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हिस्ट्री की, इसके इतिहास की बात करते हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कहाँ से यूजीसी आया था, मतलब कहाँ से इसकी स्थापना होनी शुरू की थी, किसने इसको सपोर्ट किया था, ठीक है। एक एक करके जो इंपोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने सारी मेंशन की है और शॉर्ट करके भी बताया, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। द यूजीसी वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1945 to oversee the work of 3 central university
ऑफ अलीगढ़, बनारस, दिल्ली। उस टाइम पे ये कह रहा कि यूजीसी जो बना था, यूजीसी का जो निर्माण किया गया था वो मेनली किसके लिए किया गया था? 1944 में बच्चों सार्जेंट योजना आई थी, उसी के तहत सार्जेंट योजना ने क्या किया था, जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उन पर फोकस किया था। तो उसी टाइम पे मैं आपको बता रही हूं कि 94 से 1945 के बीच क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, 3 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। कौन कौन से? एक तो था अलीगढ़, एक था बनारस यूनिवर्सिटी और एक था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें किस तरीके से काम हो रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको देखरेख करने के लिए यूजीसी का इन्होंने गठन किया। मतलब यूजीसी बनी नहीं है, बस उन्होंने कहा कि भाई यूजीसी पूरे अस्तित्व में नहीं आया है, बस बताया कि यूजीसी के काम जो अभी हो रहे हैं वो उस समय उन्होंने कहा भाई यही काम आपने मॉनिटरिंग करनी है, देखना है यूनिवर्सिटी में किस तरीके से चल रहा है, वही काम तो यूजीसी अभी करती है ना, बस उसको नाम नहीं दिया गया था। तो बाद में क्या हुआ, ठीक है, बाद में ये कहा गया कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक कमेटी बनाओ, ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा कमेटी आप बनाइए, एक समिति बनाइए। उन्होंने बोला कि केवल 3 यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, शुरुआत में उन्होंने कहा था अलीगढ़, बनारस, दिल्ली, तो बाद में देखा कि उन्होंने कहा और भी तो यूनिवर्सिटी है हमारी ऑल इंडिया में। इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटी, उस समय कितनी थी, 1947, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो इसको, यूजीसी को। उन्होंने कहा एक कमेटी गठित करो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, इसे हिंदी में कहते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा समिति। ये समिति क्या करेगी, सारी मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन यूनिवर्सिटी को क्या करेगा, यूनिवर्सिटी को की देखरेख करेगा, कि मॉनिटरिंग, कामों की मॉनिटरिंग करेगा, जो केवल 3 की हो रही थी अब वो सबके लिए किया जाएगा, ठीक है। बाद में क्या हुआ, 1949 अगस्त की अगर बात करें तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने क्या कहा, उसी समय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग गठित हुआ था 1948-49। उन्होंने बोला कि जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालय अनुदान समिति का निर्माण किया गया है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर हम इंडिया में भी क्या करेंगे, यूजीसी को पुनर्गठित करने की सिफारिश की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा हमें करना चाहिए, ठीक है, ऐसी उन्होंने रिकमेंडेशन की, ऐसे इन्होंने सिफारिश की, ठीक है, किसके समान, यूनाइटेड किंगडम की जो यूजीसी की गाइडलाइन होंगी, बहुत सारी चीजें हों तो उनको अच्छी लगी होंगी, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम यूनाइटेड किंगडम की तरह यहाँ भी यूजीसी को पुनर्गठित करेंगे। यूजीसी बनी थी लेकिन उन्होंने कहा था हम यूनाइटेड किंगडम की तरह करेंगे, ठीक है। तो उस समय अगर बात करें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 किसके द्वारा दिया गया था, राधाकृष्णन जी के द्वारा। तो दिस रिकमेंडेशन वॉज मेड बाई, ये जो सिफारिश की थी वो किसने की थी, अभी बताया था मैंने, किसने, यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन मतलब भारतीय विश्वविद्यालय, ठीक है, ये था विश्वविद्यालय शिक्षा कमीशन 1948-49 द्वारा दिया गया था। और ये किसके द्वारा, इसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम की विश्वविद्यालय अनुदान समिति, उसी प्रकार हमें भी यूजीसी को पुनर्गठित करना चाहिए उनके समान, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ 1952 में, क्या हुआ, मतलब मैं बता रही हूँ इतिहास, कहां से क्या 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 चीजें आई जो इंपॉर्टेंट थी वो बता रही हूँ। 1952 the government decided that all grants to university and higher learning institution should be handled by UGC। अब इन्होंने क्या कर दिया, जब इतनी बार सिफारिश की गई, यूनाइटेड किंगडम्स को भी इससे भी देखा गया, उनकी यूजीसी की गाइडलाइन देखी गई, तो 1952 में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया गया कि विश्वविद्यालय हैं और जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, उनको जो भी अनुदान दिया जाता है, जो भी ग्रांट दी जाती है, जो भी पैसा दिया जाता है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, यूजीसी। पैसा दिया तो जाता था लेकिन कंट्रोल करने वाला कोई नहीं था। तो 1952 में डिसाइड कर लिया गया है भाई जो भी पैसा दिया जाएगा यूनिवर्सिटी को या हायर एजुकेशन, हायर जो इंस्टीट्यूशन है हमारे एजुकेशन के, तो उनको क्या करेंगे, उनको जो भी ग्रांट मिलेगी उसको कौन कंट्रोल करेगा, यूजीसी हैंडल करेगा। 28 दिसंबर 1953 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्स एंड साइंटिफिक रिसर्च, उनके द्वारा 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी का उद्घाटन किया गया, इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखिए ये डेट याद रखिएगा, उद्घाटन कब हुआ इसका, 28 दिसंबर 1953 को, ठीक है, इनॉग्रेशन किया गया। द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28 दिसंबर 1953 एंड बिकेम ए स्टेचुअरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। ये एग्जिस्टेंस में तो 28 दिसंबर 1953 को आया, 1953 में ये मतलब इनॉग्रेशन, उद्घाटन हमने कर दिया, लेकिन ये सोचिए कि पार्लियामेंट में एक एक्ट बनाया गया, एक संविधान बनाया गया इसके लिए,
यूजीसी के लिए। वो कब बनाया गया है? 1956 में। ये याद रखना है, इसको एक एक्ट बना दिया गया है, एक अधिनियम बना दिया गया है, लेकिन वो कब बनाया है? 1956 में। तो इसका मतलब है कि अब अधिनियम बन गया तो आपको करना ही करना है, जो भी ये मानक बनाएगा वो सबने फॉलो करने हैं, वो कंपलसरी। जैसे कहते हैं ना, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार है मेरा है, लेकिन जब वो अधिनियम बना तब तो सबने मानना पड़ा, सबको मानना पड़ता है, और जो उसकी अवहेलना करेगा उसको क्या होगा? सजा भी होती है। ठीक है, इसीलिए उसको एक्ट बनाया गया। तो ये लिखा है फॉर द, और ये क्यों किया गया? फॉर द कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। ठीक है, यूजीसी के अभी जो जो कार्य है, तो इसका मेन कार्य जो है वह है शिक्षा में शिक्षण है, परीक्षा हो गया, इसके अलावा अनुसंधान, उसके मानक बनाएगा। क्या क्या? मतलब टीचर कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम आपने कैसे लेना है, अगर रिसर्च वर्क हो रहा है तो उसमें क्या क्या है, अलग अलग स्टेप्स होते हैं ना, और कितना समय लगेगा, ठीक है, हर एक चीज, और किस यूनिवर्सिटी को, किस कॉलेज को ग्रांट दिया जाएगा। तो एक लॉ बना दिया गया, एक अधिनियम बना दिया गया। वो कब बना? 1956 में, ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? 1994 से 1995 के बीच यूजीसी को क्या कर लिया गया? डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है बच्चों, शुरुआत में यूजीसी को एक जगह पर स्थापित किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। उसका हेडक्वार्टर उन्होंने यूजीसी का कहाँ बना दिया गया? 94 से 95 से पहले केवल एक सेंटर उसका था, सेंट्रल पे लोकेटेड थी, जो कि कहाँ थी? न्यू दिल्ली में थी। बाद में इनको जरूरत पड़ी, इनको लगा कि मॉनिटरिंग केवल एक दिल्ली नहीं कर सकता, अगर मॉनिटरिंग करनी है तो हमें हर जोन के लिए, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, हर जोन के लिए हमें एक एक हमें क्या करना पड़ेगा? रीजनल ऑफिस भी बनाने पड़ेंगे, रीजनल सेंटर भी बनाने पड़ेंगे। तो इन्होंने 94 से 95 के बीच यूजीसी के को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब अलग अलग जगह पर विकेंद्र, अलग अलग केंद्र बना दिए गए। तो 6 रीजनल सेंटर इन्होंने बनाए, क्षेत्रीय केंद्र बनाए, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है, अभी बताया था, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी, बेंगलोर। ट्रिक भी बताई थी, याद है ना आपको? ट्रिक बताई थी, देखिए दोबारा से रिकॉल करवा देते हैं ताकि, ठीक है, एचपी को भोपाल भेजा गया, एचपी को भोपाल भेजा गया, याद हो जाएगा ना। हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की। हेड ऑफिस ऑफ यूजीसी आपको पता है न्यू दिल्ली में है, बहादुर शाह जफर मार्ग में है। इसके अलावा इसके 2 एडिशनल ब्यूरोज भी हैं, ठीक है, फिरोज शाह रोड में, साउथ कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, ठीक है। ये 2 जगह पर इसके ब्यूरोज भी हैं, एडिशनल ब्यूरोज, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन क्या है कि कब आया था, ठीक है, और कौन कौन से डिसेंट्रलाइज कब किया गया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं दिसंबर 2015 में क्या हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उन्होंने बोला अब हम एक काम करेंगे, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं, उनको रैंकिंग प्रदान करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क अंडर यूजीसी, उन्होंने क्या किया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क एक स्थापित किया गया, ठीक है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, NIRF। उन्होंने क्या किया, यूजीसी ने एक NIRF स्थापित किया गया, एक समिति इसमें बनाई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये क्या करेगा, रैंक देगा अलग अलग एजुकेशनल, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, इनको क्या करेगा, रैंक देगा। और ये कब से मतलब लागू किया गया, मतलब उसमें घोषणा हुई दिसंबर 2015 में, और अप्रैल 2016 से इसने काम करना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं, लास्ट की बात करते हैं, फरवरी 2022 में, जो अभी वर्तमान में है, इसके चेयरमैन, ठीक है, प्रोफेसर जगदीश कुमार जी, जगदीश कुमार जी, ये क्या है, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एट IIT दिल्ली, ठीक है। IIT दिल्ली के ये क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं, और पहले ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं JNU के, इनको अपॉइंट किया चेयरमैन के रूप में, ठीक है, यूजीसी ने। तो अभी यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, एक मैंने ना इतना जो चीजें इतनी बताई हैं, देखिए ये बताना जरूरी था, क्योंकि क्या होता है अदरवाइज मैं केवल अगर सन लिख दूंगी और ये लिख दूंगी, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है फंक्शन ऑफ यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्या कार्य हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो फंडिंग और ग्रांट,
ठीक है। इसका काम होता है, यूजीसी नाम से ही लग रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक ऐसा कमीशन जो क्या करता है, ग्रांट प्रोवाइड कराता है। तो इसका मेनली जो काम होता है, देखिए इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखी हुई हैं, उतना आपको नहीं देखना है क्योंकि जिस बच्चे को डिटेल में पढ़नी होगी वो पढ़ सकता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ये जो फंड प्रोवाइड कराता है वो इन कॉलेजेस के, जैसे रिसर्च है, रिसर्च के लिए उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फैकल्टी को इम्प्रूव करना है, फैकल्टी के लिए चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, मतलब फंड जो होगा वो क्या होगा, ओवरऑल सारी चीजों के लिए होगा जो ग्रांट दिया जाता है, ठीक है। बुनियादी ढांचे, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा, इसके अलावा क्वालिटी एश्योर करना। तो इसका दूसरा काम जो रहता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रांट दी जाती है ना बच्चों, ये इसीलिए दी जाती है ताकि क्वालिटी मेंटेन की जाए। जो भी हायर एजुकेशन है, हायर इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना भी जरूरी है। केवल कॉलेजेस बना देना, यूनिवर्सिटी बना देना ही नहीं, अगर वो क्या है उसकी क्वालिटी नहीं है, तो आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये कॉलेज अच्छा है या ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये यूनिवर्सिटी थोड़ा ज्यादा उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं, आप देखते हैं ना। तो उसका रीजन यही है, यूजीसी देखती है कि जो भी हमारी यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन, हायर कॉलेजेस हैं, तो इनकी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है, मेंटेन होनी चाहिए। इसका काम भी कौन करता है, यूजीसी करता है। तो किस प्रकार उसके क्वालिटी को बढ़ाया जाए, ये इसीलिए ग्रांट दी जाती है, ठीक है। थर्ड काम की अगर बात करें, रिसर्च प्रमोशन। देखिए कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तो हमें, आपको पता है आज के टाइम पे नई नई चीजें होना जरूरी है, इनोवेटिव होना जरूरी है यूनिवर्सिटी को। तो ये यूजीसी क्या करता है कि जो भी यूनिवर्सिटी है, इंडियन यूनिवर्सिटी है या फिर इंस्टीट्यूशन है, कॉलेजेस हैं, उनमें चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेशन हो, नई नई चीजें हो, स्टडी में ही कहीं स्टडी को हम प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो, ठीक है, बच्चे रिसर्च करें, ठीक है। तो इसका काम यही है कि रिसर्च को भी ये प्रमोशन करता है। तो ग्रांट मिलती इसीलिए, ओवरऑल ग्रांट का ही है इशू, ठीक है। फोर्थ की बात करें, इसके अलावा इसका काम होता है करिकुलम। जो करिकुलम है यूनिवर्सिटी के लिए डिसाइडेड है या फिर कॉलेजेस के लिए डिसाइड है, तो उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये टाइम टाइम पर देखता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम चल रहा है, जो करिकुलम चल रहा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, वो क्या वर्तमान के अकॉर्डिंग, वर्तमान की जो अवस्थाएं हैं, मतलब जो कंडीशंस चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या बहुत टाइम से ट्रेडिशनल चला आ रहा है, तो समय समय में इसको क्या है, परिवर्तन करने के लिए भी ये क्या करता है, मतलब डायरेक्शन देता है कि वर्तमान की जरूरत के अकॉर्डिंग आपको करिकुलम में चेंज करना है। अब नेक्स्ट इसके बाद बात करें रेगुलर अथॉरिटी, तो इसमें लिखा है नियामक प्राधिकरण। इसका काम क्या होता है, एक प्रकार से रेगुलेशन करने का भी काम करता है, कंट्रोल करने का भी काम करता है। जैसे यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस हैं, वो अपने मन से कोई भी चीज ना करें, ये नहीं है कि वो क्या बन जाए, ऑटोनोमस बन जाए, सब अपने हिसाब से करना है, ये भी नहीं होना है। तो इसका काम क्या होता है, एक ऐसी अथॉरिटी है जिसका काम है रेगुलेट करना। रेगुलेट करना मतलब जैसे अगर टेस्ट है तो किस तरीके से एग्जाम होंगे, ठीक है, और मानक हैं, टीचर्स कैसे, जो उसमें प्रोफेसर्स हैं कैसे नियुक्त किए जाएंगे, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कितनी सीटें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें इनको क्या करना है, रेगुलेट करने का काम होता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, या कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनमें एजुकेशन का लेवल बहुत ज्यादा गिरा हुआ होता है या बहुत कम होता है, तो उसको भी क्या करता है, समय समय पर उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है, डांटता भी है। एक प्रकार से ये सोचा हायर अथॉरिटी है जिसका काम है भाई डांटना, गलत है तो डांटना, अच्छा है तो अप्रिशिएट करना। अच्छा अप्रिशिएट मतलब उनको क्या मिलेगा, उनको ग्रांट दी जाएगी। अगर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो क्या होता है, मान्यता रद्द करने का काम भी इनका रहता है कि ये एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट ग्रांट और फंडिंग मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए ग्रांट दी जाती है, ये वही चीज है ग्रांट और फंडिंग वाला। नेक्स्ट है सेटिंग एकेडमिक स्टैंडर्ड। इसका काम होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया ही है कि जो ग्रांट दी जाती है वो बार बार देखा भी जाता है, जो रेगुलेशन किया जाता है कि जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड स्थापित करना, उनके क्या क्या मानक होनी चाहिए। अगर वहाँ प्रोफेसर हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं उनके क्या मानक होने चाहिए, अगर कोई सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं तो उसके क्या मानक होने चाहिए, ठीक है। हर एक चीज के लिए मानक निर्धारित है। ऐसा तो नहीं है कि कॉलेज में कोई भी टीचर बन जाता है या कोई भी एडमिशन ले लेता है, तो हर चीज के लिए एक मानक, उसकी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, सीटें कितनी होनी चाहिए और कोर्स कैसा होना चाहिए, सब क्या होता है, एकेडमिक स्टैंडर्ड भी डिसाइड कौन करता है, यूजीसी। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने ऊपर भी बताई थी, एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट, प्रत्यायन और मूल्यांकन। तो मैंने आपको बोला था कि यूजीसी ग्रांट प्रोवाइड कराती है, तो वो ग्रांट कैसे प्रोवाइड करती है, तो क्या होता है, मैंने बोला था कि क्या हुआ था,
मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि क्या हुआ था कि ये बताया गया था कि हर जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको रैंकिंग आपने देनी है, ठीक है, रैंकिंग देनी है। तो रैंकिंग देनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, असेसमेंट भी करना पड़ेगा। तो असेसमेंट के लिए क्या होता है, एक कमिटी, एक काउंसलिंग बैठाई गई, एक काउंसलिंग बनाई गई जिसे कहते हैं नेक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसलिंग, ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यानयन परिषद, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन काउंसिल। तो ये हुई थी, स्टेब्लिश हुई थी 1994 में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है, मतलब ये समझिए यूजीसी का ही एक सोचिए यूजीसी से ही जुड़ा हुआ ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होता है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, समय समय पर जो कॉलेजेस हैं वहां जाएंगे, चेक करेंगे कि जो हमारी स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है बच्चों का, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अगर प्रोफेसर नियुक्त हैं या नहीं है, टीचर हैं या नहीं है, एक एक चीज के इनके 7 पैरामीटर होते हैं। मैं अभी बता नहीं रही हूँ, इतना जाने की जरूरत नहीं है। तो नेक जो कहते हैं, नेक, इसके 7 पैरामीटर हैं। तो इन पैरामीटर्स के आधार पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या एकेडमिक रिकॉर्ड का हो, करिकुलम का हो, तो इस पर क्या है 7 पैरामीटर्स हैं। उनके बिहाफ पर ये क्या करता है, हर बार क्या करता है, एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में सारे कॉलेजेस का क्या करता है, असेसमेंट करता है, मूल्यांकन करता है। और उससे क्या होता है, जब जिस इनको ग्रेड दिए जाते हैं, ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए डबल पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी, सी, डी, ई, एफ, इस टाइप से ग्रेड मिलते हैं। उस ग्रेड के अकॉर्डिंग एक धनराशि जो होती है उन कॉलेजेस को प्रोवाइड कराई जाती है। कॉलेजेस के अलावा जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, चाहे बीएड हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट को भी अलग से ग्रांट मिलती है इसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू कैसी आपने, मतलब कैसा आपने, आपका रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड कैसा रहा आपका। तो क्लियर। तो नेक का फंक्शन जो होता है इसके किसके अकॉर्डिंग होता है, एक तो जनरल काउंसिलिंग होती है जीसी जिसे कहते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी होती है ईसी, ठीक है, जो क्या करते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं बीच बीच में, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, यूजीसी के जो चेयरपर्सन हमारे हैं, कौन, जो हमारे चेयरपर्सन हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जी, ठीक है। तो वो क्या है, इस जीसी के जनरल काउंसिल जो नेक है, नेक आपको बताया कि असेसमेंट करने के लिए कमेटी इन्होंने काउंसिल बनाई है, सॉरी कमेटी नहीं, काउंसिल बनाई है, परिषद बनाया है। तो इस काउंसिल में जो जनरल काउंसिलिंग है, जनरल काउंसिल है, ठीक है, सामान्य जो परिषद है, इसके ये प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक है, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करें रिसर्च प्रमोशन, ठीक है। कहते हैं ना बच्चों से, जो नेट जेआरएफ, आप लोग जेआरएफ करते हैं, एसआरएफ करते हैं, पीडीएफ करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करते हैं, ये यूजीसी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च की जाए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो, सेमिनार्स हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, रिसर्च सेंटर ये बनाता है और उनको प्रोत्साहित करने का काम करता है। प्रोत्साहित का मतलब हुआ ग्रांट प्रोवाइड करेगा, इसके लिए भी ग्रांट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टी डेवलपमेंट, बीच बीच में चेक भी किया जाता है, जो फैकल्टी पढ़ा रही है कॉलेजेस में, उनके लिए क्या होता है, मतलब क्या क्राइटेरिया होने चाहिए। जैसे आपको पता है कुछ टाइम पहले कॉलेज में पढ़ाने के लिए कहा गया था कि आपका नेट क्वालिफाई होना जरूरी है, बीच में फिर चेंज हुआ, उन्होंने कहा था कि पीएचडी होना कंपलसरी है, नेट नहीं भी होगा चलेगा, पीएचडी होना कंपलसरी है, बाद में फिर चेंज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, यूजीसी डिसाइड करती हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन डिसाइड करेगी कि फैकल्टी कैसी होनी चाहिए हायर इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। उसको अपडेट, देखो बीच बीच में अपडेट करते रहते, बताया था ना, बीच में नेट को कंपलसरी किया था, बाद में पीएचडी को कर दिया, फिर से दोबारा नेट वालों को भी एप्लीकेबल मान रहे हैं प्रोफेसर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट स्कॉलरशिप और फेलोशिप की बात करें, छात्रवृत्ति और फेलोशिप आप सभी को पता है, आप सभी जानते हैं कि आप नेट एग्जाम जब देते हैं, यूजीसी के अंतर्गत नेट एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं, नेट भी क्या, कौन सा, जेआरएफ, तो आपको पता है 40,000 रुपीज पर मंथ आपको ग्रांट दी जाती है यूजीसी के द्वारा, ठीक है। 4 इयर्स के लिए रहती है, 40,000 पर मंथ आपको दी जाती है, ताकि आपको क्या हो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। ये फेलोशिप है, स्कॉलरशिप है कि आप लोग क्या करें, इससे क्या है, अपने रिसर्च वर्क को परस्यू कर सके, आपको हेल्प हो सके, ठीक है। इसी प्रकार साइंस स्ट्रीम के लिए भी है, सभी के लिए है। नेट जेआरएफ जो होता है उसको 40,000 पर मंथ ग्रांट दी जाती है, उसको रिसर्च वर्क को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, ये रहता है, ये इनका आपको पता है कि बीच बीच में जो सेमिनार्स होते हैं, ठीक है, सेमिनार्स होते हैं, रिसर्च वर्क ये पब्लिश करते हैं, तो ये क्या होता है, आउट ऑफ इंडिया भी रहता है, तो इनका इंटरनेशनल कोलेब्रेशन भी होता है। आप सभी जो कॉलेज पढ़ते हैं, सभी कॉलेज वाले हैं, तो आप जानते हैं कि बाहर भी क्या हुआ, फॉरेन में भी इनका क्या रहता है, जैसे मैं, मतलब हमारी भी कोई परिचित है, तो वो जर्मनी गई हुई है,
तो यही मैं आपको बता रही हूँ, जो नेट जेआरएफ है या ऐसे बच्चे, तो यूजीसी प्रयास करता है कि ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कोलेब्रेशन भी हो, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिले, एक्सचेंज हो, प्रमोट हो, इंडिया की चीजें वहां प्रमोट हो और वहां से भी बहुत कुछ चीजें सीखने को मिले। ठीक है, तो वैश्विक स्थिति में वृद्धि हुई है कह रहा। मैं इसलिए पूरा नहीं बता रही हूँ, आपको बता दिया है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमोशन एंड ऑफ इंक्लूसिविटी। ठीक है, समावेशिता को बढ़ावा देना। देखिए बच्चों, ऐसे बच्चे जो आपको पता है अपवंचित वर्ग की बात करें, अगर फाइनेंशियली की बात करें, या फिर अगर कहें कि जो हमारे CWSN बच्चे होते हैं, सभी के लिए ये क्या करता है, समर्थन करता है। यूजीसी जो है वो वंचित वर्ग जो इनको ग्रांट प्रोवाइड कर रहा है, उसका रीजन ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो वंचित समूह के लिए है उनके लिए भी शिक्षा सर्वसुलभ हो सके। तो इसका काम है प्रमोशन ऑफ इंक्लूसिविटी, समावेशिता को भी बढ़ावा देना है कि कोई भी बच्चा जो अगर वो लेना चाहता है, अगर वो इंटेलिजेंट है बच्चा और कर सकता है रिसर्च वर्क, तो उसको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, चलिए ये तो हमारे कुछ फंक्शन थे। ओवरऑल आप समझे होंगे, ग्रांट प्रोवाइड करना, ठीक है, ग्रांट देना, उसका असेसमेंट करना, चेक करना, मॉनिटरिंग करना, उसका करिकुलम डिसाइड करना, टीचर्स के मानदंड जो होते हैं, टीचर्स की मतलब कैसे टीचर्स आपने नियुक्त करने हैं, सेमिनार्स हैं, रिसर्च वर्क है, उनको प्रमोट करना, यही इसका काम रहता है। ठीक है, यूजीसी का। अब इस यूनिट का हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी। ये आपको पता होना चाहिए, कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये जो है वो किस यूनिवर्सिटी में आता है या किस टाइप की यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटी की बात करें, विश्वविद्यालयों के प्रकार, तो हमारी अलग अलग टाइप की यूनिवर्सिटी होती है। एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, जिसे यूनियन यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में जो होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारी होती है स्टेट यूनिवर्सिटी होती है, दूसरी होती है हमारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और चौथे होते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, तो टोटल हमारी 4 टाइप की यूनिवर्सिटी होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जिनको कौन रेगुलेट करता है, यूजीसी रेगुलेट करता है, तो उन यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय कहते हैं, तो ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है ये स्टेब्लिश हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। क्या आया था 1956 में जो एक्ट आया था, उसी में क्या हुआ था, इनको स्टेब्लिश किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। तो 18 नवंबर 2022 में एक असेसमेंट किया गया और देखा गया कि टोटल अभी तक क्या है, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्मित की गई है, 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 55 सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक क्या है मतलब निर्मित हो चुकी है यूजीसी के अंडर में। ठीक है, तो कुछ टॉप 10 यूनिवर्सिटी मैंने आंकड़े इसके निकाले हुए थे। ठीक है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी है जो मैंने आपको कहा था। ठीक है, इनको रैंकिंग देने के लिए भी कहा गया था यूजीसी द्वारा। तो ये देखिए, यूजीसी के द्वारा हर साल इनको क्या हुआ था, अलग अलग जो यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल हो स्टेट हो, इनको रैंकिंग मिलती है। तो उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को फर्स्ट रैंक मिली हुई थी। ठीक है, ऐसे ही देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो हमारी सबसे पहले बनी थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, जामिया मिलिया, ठीक है, जवाहरलाल, JNU जिसे आप कहते हैं, ये सारी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ठीक है, और एक चीज और बता दो बच्चों, जो हमारी हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है, यूनिवर्सिटी है, ये भी हमारी गढ़वाल में ये भी क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये कैसी यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल, केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो गई इसको। ठीक है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है इसको। ठीक है, HNBGO को, गढ़वाल को। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नहीं है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी क्या है वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैंने आपको बता दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नियम वही रहेंगे, यूजीसी ही रेगुलेट करेगा, ग्रांट भी देगा। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, सेंट्रल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनको एक्स्ट्रा ग्रांट मिलेगी, मैं आपको बता दे रही हूँ। सेंट्रल मतलब इनकी फंडिंग जो है यूजीसी तो करेगा ही करेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा फंडिंग क्या करेगा, सेंट्रल करेगा। तो सेंट्रल और जो फंड होते हैं यूजीसी के अलावा जो मिलते हैं, या इनके यहाँ जो कार्मिक जो भी प्रोफेसर्स हैं, बच्चे हैं, जो भी वहाँ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें वो सेंट्रल द्वारा फंडिंग की जाती है। यूजीसी तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा सेंट्रल फंड करेगा इनको। ठीक है, केंद्र देगा पैसा सारा चीजों के लिए। नेक्स्ट आती है स्टेट यूनिवर्सिटी, इसको कहते हैं राज्य विश्वविद्यालय। समझ गए होंगे आप, क्या समझे कि ऐसे यूनिवर्सिटी जिनको मान्यता कौन देता है, जिनको मान्यता देता है या किसके अंडर में जो रहती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्टेट के अंडर में रहती हैं, राज्य के अंडर में रहती हैं, और इनको फंडिंग भी है। यूजीसी ने तो देना ही देना है, वो तो असेसमेंट करेगा और फंडिंग करेगा।
उसके अलावा राज्य द्वारा फंड उपलब्ध कराए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है रन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ईच ऑफ स्टेट या टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जो टेरिटरीज हैं केंद्र शासित प्रदेश, और इसके अलावा जो राज्य हैं उनके द्वारा, उनकी गवर्नमेंट द्वारा ये चलाए जाते हैं। और इसको स्टेब्लिश, जैसे वो क्या था, पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट द्वारा किया जाता है। और इनको कौन स्टेब्लिश करता है, वहां पर क्या था, पार्लियामेंट में पारित हुआ था ना, तब बना था यूजीसी। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्या है, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चलाया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, स्टेट यूनिवर्सिटी को लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली, जो हमारी विधानसभा है, ठीक है, उसके नियमों के आधार पर चलाया जाता है, ठीक है, स्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है, स्टेब्लिश किया गया था जो स्टेट यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा 23 अगस्त को एक लिस्ट बनाई गई, असेसमेंट हुआ। तो ये देखा गया कि यूजीसी ने क्या हुआ, असेसमेंट किया और देखा कि 23 अगस्त 2022 तक 456 स्टेट यूनिवर्सिटी निर्मित की गई थी, ठीक है। द ओल्डेस्ट, इनमें से भी 456 में से भी सबसे पुरानी, और ये समझिए जो सबसे पहले बनी 1857 में बनी, और उसका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। ये 4 क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो सबसे पहले बनाई गई थी, स्टेब्लिश हुई थी, स्थापित हुई थी। मोस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी आर एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी in that they administer many affiliated college, many located in very small towns and that typically offer a range of undergraduate course। चलिए इसको मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। ये कह रहा है जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है बच्चों, स्टेट द्वारा जो निर्धारित की जाती है, इन यूनिवर्सिटी के अंडर में ये क्या करते हैं, अपने अंडर में और छोटे छोटे कॉलेजेस को क्या करते हैं, संबद्ध कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी। ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अपने अंडर में भी कुछ कॉलेजेस को संबद्ध कर लेगा। मतलब इसका मतलब है कि ये जो यूनिवर्सिटी होगी, स्टेट यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि कॉलेजों को, जो उसके अंडर में जो भी कॉलेज है, उनको मान्यता देना, उनको डिग्री प्रोवाइड कराना। इसके अलावा क्या है, उनके नियम निर्धारित करना, पेपर कैसे होगा, मतलब हर एक चीज निर्धारित करने का काम क्या होगा, इस यूनिवर्सिटी का होगा। तो इसको एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, संबद्ध विश्वविद्यालय भी कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कुमाऊं यूनिवर्सिटी, तो ये हमारा क्या है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा, स्टेट इसको फंड प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यूजीसी तो करता ही है। इसके अलावा इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आपको पता है एमबीपीजी कॉलेज आता है, ठीक है, ये इससे एफिलिएटेड है, किससे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे पिथौरागढ़ है, डिग्री कॉलेज है, ठीक है। इसके अलावा कुमाऊं मंडल के जितने भी है वो हमारे कुमाऊं यूनिवर्सिटी में आते हैं। बस जो अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी है वो अलग बन गया है, वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर में जितने भी कॉलेज आएंगे उन सब में पाठ्यक्रम निर्धारित करने का काम कौन करेगा, वही स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसके थ्रू ये एफिलिएटेड है। जैसे आपने सुना होगा, स्कूलों में सुना होगा, मान्यता मिलती है, मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस से मान्यता मिलती है। तो मुख्य शिक्षा अधिकारी ऑफिस को समझ लो स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंडर में अलग अलग कॉलेज आएंगे, ये कॉलेज इनसे मान्यता मांगेंगे। ये जो कॉलेजेस हैं, अलग अलग कॉलेज इस कुमाऊं यूनिवर्सिटी से मान्यता लेंगे, और यही कुमाऊं यूनिवर्सिटी क्या करेगा, इनको रिजल्ट। क्या आप एमबीपीजी का अपना कोई रिजल्ट आता है, मुझे ये बताइए, क्या ये अपनी डिग्री देता है, क्या एमबीपीजी अपना रिजल्ट निकालता है, नहीं। उसमें क्या होता है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की मोहर लगी होती है, क्योंकि संबद्ध वहां से, एफिलिएटेड वहां से, सारे नियम वहां से बनते हैं, ठीक है। छोटे छोटे शहरों में जो कॉलेज बनते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है। आई थिंक जिस बच्चे को पता नहीं होगा, आप इसमें को समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब हम बात कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, मैं अगर बात करूं, जैसे पंतनगर विश्वविद्यालय जो है, पंतनगर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। पंतनगर भी क्या है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम बात करें, उसको सेंट्रल मत सोचिएगा, वो स्टेट यूनिवर्सिटी है। उत्तराखंड में केवल एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो है HNBGU गढ़वाल, हेमवंती नंदन बहुगुणा, जो हमारा यूनिवर्सिटी है गढ़वाल की, वो सेंट्रल है। अब एक नई चीज आप सुनेंगे, डीम्ड यूनिवर्सिटी। हिंदी तो मुझे पता नहीं, इसका या तो डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं या फिर इसे बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी क्या होता है, एक प्रकार से सोचो बच्चों कि ये ऐसी यूनिवर्सिटी होती है जो कुछ चीजें, कुछ फंड क्या होता है, खुद उपलब्ध कराता है। एक प्रकार से क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, ठीक है। ये लिखा है स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ऑन द एडवाइस ऑफ यूजीसी अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट। सेक्शन यूजीसी एक्ट जो आया था 1956 से, उसकी धारा 3 के अंतर्गत ये डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कही गई थी। ये ऑटोनॉमस होते हैं,
ठीक है, ये मतलब आप सोचिए कि इनके एग्जाम कब होंगे, टीचर्स इसमें कैसे होने चाहिए, सारी चीजें कौन डिसाइड करता है, ये खुद डिसाइड करता है। कुछ चीजों में यूजीसी भी इसको कंट्रोल करता है, ऐसा नहीं कि ये पूरा खुली छूट इनको मिल गई है, लेकिन यूजीसी भी डिसाइड करता है, लेकिन पूरा हस्तक्षेप यूजीसी का इसमें नहीं रहता डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा इनको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो होती है, इनको क्या होता है, यूजीसी जो क्या होता है, ये लिखा हुआ है एज 24 अगस्त 2022 यूजीसी ने लिस्ट किया था 50 ऐसे इंस्टीट्यूशन जो भी क्या थे, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थे। ठीक है, ये कहा गया है 12B यूजीसी एक्ट जो 1956 था उसके अंतर्गत जो 12B है उसके बारे में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में किन्हें किन्हें इंक्लूड किया जाएगा उनके बारे में बताया गया था। तो पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी जो मतलब फर्स्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी थी टू बी ग्रांटेड, ठीक है, फर्स्ट इंस्टीट्यूट टू बी ग्रांटेड डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस, जिसको डीम्ड यूनिवर्सिटी नाम दिया गया वो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, IIS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ठीक है, विच वॉज ग्रांटेड दिस स्टेटस ऑन 12 मई 1958 को इसको क्या दिया गया, ये दिया गया डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी नाम दिया गया। ठीक है, इसमें कुछ और डीम्ड यूनिवर्सिटी भी आती हैं बच्चों, जैसे एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, मैं आपको लिस्ट कर देती हूँ इसमें, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अलावा इसमें है इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च है। ठीक है, गुरुकुला कांगड़ी यूनिवर्सिटी। ठीक है, और कुछ अदर इंस्टीट्यूशन भी हैं जो क्या करते हैं, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आपको बता दिया है मैं, यूजीसी क्या होता है, इसके क्या होते हैं, खुद के ऑटोनोमस ये ग्रांट होता है, खुद से ये ग्रांट प्रोवाइड करता है, और कुछ चीजों में यूजीसी भी इसे कंट्रोल करता है, लेकिन फुली कंट्रोल नहीं रहता डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसमें आपको मैं बता दूं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल हैं, जैसे कि FRI जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, देहरादून में। देखिए मैंने साथ में आपको डायग्राम भी दिखाए ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ठीक है, इसके अलावा जो ग्राफिक एरा है, सेकंड डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफिक एरा जो है ये भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, यूजीसी का कंट्रोल इसमें रहता है। और क्या होता है, लिटिल बिट क्या होता है, लेकिन ये ऑटोनोमस होता है, अपने हिसाब से सारी चीजें, एग्जाम सब कुछ खुद डिसाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है गुरुकुल कांगड़ी, ये भी क्या है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में है। तो उत्तराखंड में टोटल हमारे पास क्या है, 3 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये तीनों के डायग्राम, तीनों के जो चित्र हैं ये मैंने शो किए हैं। अब बात आई प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं। ठीक है, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसी वनस्थली, मतलब इधर की अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं। उत्तराखंड की बात करें तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐसी मिल जाएंगी जो प्राइवेट है। ठीक है, अप्रूव्ड, देखो फिर भी मैं कह रही हूँ इनको मान्यता तो यूजीसी देता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, सारा पैसा इसमें क्या है, कोई ग्रांट नहीं मिलती। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को तो थोड़ी बहुत फंडिंग यूजीसी द्वारा की जाती है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है, निजी जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनको यूजीसी कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन रेगुलेट करने का काम यूजीसी करता है। नियम वो खुद बनाएगा अपने, यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस खुद बनाएंगे। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं, ठीक है, जैसे वो ग्रांट अपना खुद उपलब्ध कराएगा, यूजीसी उसे कोई पैसा नहीं देगा, लेकिन कुछ रूल्स हैं उसको यूजीसी के पालन करने पड़ेंगे। जैसे मान्यता प्राप्त करनी होती, तो मान्यता ऐसे नहीं मिलेगी, जब वो यूजीसी के नियम को फॉलो करेगा, मतलब कुछ चीजें जो मानक है, उन स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो करेगा, तब उसे मान्यता मिलती है। लेकिन पेपर किस तरीके से कराना है, या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद अपने हिसाब से डिसाइड करता है। तो 23 अगस्त 2022 तक टोटल ये कह रहा है 421 यूनिवर्सिटी जो थी वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, ये लिखा है यूजीसी ने डीम्ड विश्वविद्यालय को शुरू में ही कुछ दिशा निर्देश दिए गए, कुछ चेंज इन्होंने करना है कि मतलब क्या है, कुछ प्राइवेट कॉलेज क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज अपना नाम में क्या जोड़ देते हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं होती, डीम्ड यूनिवर्सिटी वो है जिसमें यूजीसी से ग्रांट मिलती है, यूजीसी से मान्यता प्राप्त करनी होती है। समझ रहे हैं आप, मान्यता ये भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी लिटिल बिट यूजीसी के नियमों को फॉलो करती है, अपने हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, ग्रांट मिलता है, इसको कोई ग्रांट मिलता। प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इनको कोई भी ग्रांट प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को क्या होता है, ग्रांट दी जाती है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती हैं। इसलिए क्या होता है, प्राइवेट कॉलेज भी अपने नाम के आगे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी लगाते हैं। तो ये कह रहा है कि यूजीसी ने इनको क्या किया, चेतावनी भी दी है, बीच बीच में जारी करता है कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज अपने नाम के आगे ये ना जोड़े डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो ये हमारी कुछ यूनिवर्सिटी
के बारे में मैंने बताया कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी प्राइवेट कॉलेज तो आपको बहुत सारे पता है। अब कुछ प्रोफेशनल काउंसिल है बच्चों, ये भी देख लीजिए कि यूजीसी जो है यूजीसी के तत्वाधान में विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के प्रत्यायन की देखरेख निम्नलिखित 15 स्वायत्त वैधानिक संस्थाओं द्वारा की जाती है। देखिए मेन मेजर रोल तो क्या होता है, नेक क्या करता है, असेसमेंट करने का काम करता है, यूजीसी देख रहा है। लेकिन इसके अलावा भी जैसे देखिए अब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, देखिए जो हायर इंस्टीट्यूशन की बात करें वो क्या केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, नहीं, वो CWSN वाला भी हो सकता है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट भी हो सकता है, वो फार्मेसी भी हो सकता है, नर्सिंग भी हो सकता है, ठीक है, होम्योपैथी भी हो सकता है, ठीक है, ग्रामीण संस्थान भी हो सकते हैं, लॉ कॉलेजेस भी हो सकते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या होता है, अलग अलग क्या करें इसने काउंसिल, ठीक है, काउंसिल डिसाइड की गई है, जो उन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, अपने फील्ड से रिलेटेड वहां क्या करना है, मॉनिटरिंग करनी है। जैसे AICTE है, तकनीकी शिक्षा को कंट्रोल करने का काम करता है। कृषि अनुसंधान है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनको चेक करने का काम ICAR करता है। इसके अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो लॉ कॉलेजेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम, उनकी देखरेख करने का काम क्या करेगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब यूजीसी ने इन सबको काम दिया है कि आपको उनको क्या करना है, बीच में देखरेख करनी है, उन कॉलेज की मॉनिटरिंग करनी है और रिपोर्ट हमको करना है, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी है, आप इनको पढ़ लीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसमें 15th वाला मिस हो गया। तो टोटल 15 ऑटोनोमस ऐसी बॉडी है, ठीक है, ये ठीक है, वैधानिक संस्थाएं हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। ऑटोनोमस स्टैच्यूअरी इंस्टीट्यूशन है, मतलब क्या है, लॉ को फॉलो करती हुई इंस्टीट्यूशन है, जिनका काम होता है कॉलेजेस पर कंट्रोल करना, ठीक है। और अल्टीमेटली जो मेन बैठा हुआ है हेड पे, जो मतलब क्या है केंद्र पे बैठा हुआ है, वो है यूजीसी। यूजीसी सबके लिए होता है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस क्यों ना हो, पर ग्रांट वो केवल इन 3 सेंट्रल, स्टेट और डीम्ड को प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रकार हमारा यूजीसी में मैंने कंप्लीट बता दिया है। वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर होगी बच्चों, लेकिन इससे आपने बहुत कुछ सारी चीजें सीखी होंगी। इतना सारा मटेरियल तो आपको कोई प्रोवाइड कराना मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बुक से और बहुत सारे सोर्स से ये चीजें ली हुई हैं, ताकि आपके कंफ्यूजन दूर हो जाए। क्योंकि कई बार आ जाते हैं कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी क्या है, स्टेट है, डीम्ड है, क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उत्तराखंड का तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब तो आपने किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज करें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। इसमें से हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। मैंने इसलिए डिटेल में बताया ताकि आपको कम से कम पता रहे, क्योंकि आप जब दोबारा पढ़ेंगे तो इतना वो मतलब कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक एक करके हम टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो वीडियो में कंटिन्यूअसली एक से एक और बहुत अच्छी वीडियो लाऊंगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, ये मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।